आज का टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो बचे हुए चैप्टर है 12th के, ये उनका ट्रेंड है। अब ये देखो, आप खुद ऑब्जर्व करो ट्रेंड कैसा है। अगर मैं एसी, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इनकी बात करता हूँ। एसी से देखो 2 1 1 1 2 2 1 2 ऐसे करके। ईएमआई से ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे कितने आए थे। 4 1 1 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, खुद ऑब्जर्व करो। सबसे मैक्सिमम 5 आर्क हैं, 4 2 बार आर्क हैं, 2 3 4 बार आर्क हैं और 1 1 बार आर्क है। फिर यहाँ पे 5 आर्क है, 6 आर्क है देखो हाईएस्ट 2013 में, और 2020 में तो 5 आर्क हैं। यहाँ पे 5 आर्क हैं। यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट 3 आर्क हैं, बाकी 2 और 1 भी आर्क है 4 बार, लेकिन 3 भी बहुत बार आर्क है, 3 बार आर्क है 3 भी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 5 आर्क हैं एक बार, 3 भी आर्क हैं और एक आर्क है तो जनरली। तो यहाँ पे कितने आर्क हैं? क्या सोच रहे हो यहाँ पे कितने आर्क हैं? एक्चुअली यहाँ पर आर्क हैं 0। एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ ईएमआई में 2019 में आए थे 4 क्वेश्चन, और यहाँ पर आर्क हैं 0 क्वेश्चन 2020 में। और वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँ, जब 2013 में 3 क्वेश्चन आर्क थे, उसके बाद 0 क्वेश्चन पहुंच गए। समझ में आया? तो ये क्या है? तो ऐसा तो जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है ना एक चैप्टर से, तो क्या कर रहा है नीट आपका उन चैप्टर्स को अगले टर्म में, क्योंकि बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा वेटेज का आएगा, तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। और इवन यहाँ पे तो इतना कम कर दिया कि सीधा 4 से 0 कर दिया, 16 मार्क्स से 0 मार्क्स, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। यहाँ पर देखो, वहाँ पर भी ऐसे किया था, 3 मार्क्स थे, मतलब 3 क्वेश्चन थे, मतलब 12 मार्क्स से 0 मार्क्स कर दिया। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ही मार्क्स आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पर कितना आया था? एक ही क्वेश्चन आया था। तो ये वाले चैप्टर से आ सकता है, बट ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सही मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चैप्टर को पढ़ाने में, इसीलिए मैं अभी फिलहाल के लिए ये वाला नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर देखो, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आर्क है। उससे पहले वाले साल 5 क्वेश्चन आ रहे थे, 5, यहाँ पर सिर्फ एक आर्क है। तो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब जो करंट है, करंट से 5 4 2 2, तो इसमें तो क्या है, इसमें कंसिस्टेंसी है, कम से कम 2 तो आ ही जाएंगे, 2 तो आ ही जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे शायद, या ये वाला ही पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इस बार के लिए ईएमआई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं थे इससे, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं थे, तो इसका मतलब इस साल काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इससे आने की, ईएमआई से, तो वो भी हम लेंगे बहुत जल्दी। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिए। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपको बाकी चैप्टर के भी बताऊंगा कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, डोंट वरी, मैंने सारे चैप्टरों के बता रखे हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है कोई भी टॉपिक, मैंने सारे के सारे टॉपिक पे लेक्चर्स पहले से बना रखे हैं 12th वालों के लिए। आप ये सोच के मत घबराना कि वो थोड़ा बड़े हैं, उसमें क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको तो ऑलमोस्ट आते होंगे, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अब आपको ना एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्या कि आपको ना, भले वो फॉर्मूले पूछता है कि नहीं पूछता है कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप भूल गए वहां पे, बाई चांस भूल गए, फिर क्या करोगे, कैसे निकालोगे? एक ही क्वेश्चन में 4 मार्क्स छुपे हैं। इसीलिए थोड़ा मेहनत करना। आप क्या करना, वो बड़े बड़े हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको तो जस्ट रिमाइंड करवाना है ना, तो आप रिमाइंड करने के लिए वो चीज़ कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो, देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अब देखो, पहला क्या है, चार्जेस एंड प्रॉपर्टी। चार्जेस क्या होते हैं? देखो, जो भी चीज हमारी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो भी चीज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं चार्जेस। जैसे करंट प्रोड्यूस करती है, वो भी तो एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, तो बस वो भी क्या है, चार्जेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना, वही चीज। अब इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। इसकी ना 3 प्रॉपर्टीज है बेसिकली। पहला है आपका, वो है एडिशन। एडिशन मतलब होता है कि अगर कहीं पे ना बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, Q1 माइनस Q2, Q3 प्लस का Q4 माइनस का Q5, ऐसे करके, तो जो टोटल चार्ज होगा ना, वो पता कितना होगा? हम सिंपल इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। वो कितना, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस का Q5, बस इतना ही इस पे क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। अगर मैं इसको कैपिटल क्यू से दिखा देता हूँ तो समझ में आया? बस इतना ही क्या होगा, इस पे चार्ज होगा। ये क्या आपकी पहली प्रॉपर्टी, एडिशन, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, वो बोलता है ये सम तो ठीक है, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा ना वो पता है क्या होगा, टोटल चार्ज हमेशा एन के बराबर होगा। मतलब एन क्या है, कोई भी इंटीजर है, क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब है क्या है, ये बोलते हैं जितना भी चार्ज होगा ना वो एक छोटी सी यूनिट के बराबर। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं, घर में क्या करते हैं हम यूज, बहुत सारी ईंटें करते हैं, यूज करते कि नहीं करते हैं। तो हमारा घर तो भले बहुत सारी ईंटों से बना है, लेकिन उसका बेसिक बेस क्या था, उसका एक ईंट था ना, उसका बेस तो एक ईंट था। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी बॉडी Ne सेल से बनी है। वैसे ही जो टोटल चार्ज होता है ना वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के Ne से बना है। एन मतलब, अब देखो आप बोलोगे प्रोटॉन से भी तो बनता है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कर रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग चार्जेस ट्रांसफर करते कैसे हैं। तो दो मेथड है, कौन कौन से, एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब है यहाँ पे आपके सारे के सारे चार्ज, ये आपके पास ये है। अब इसमें कोई भी चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे इस बॉडी पे, ठीक है, प्लस है माइनस है। अगर आपको इसमें से नेगेटिव चार्जेस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ये है ना, आप एक ना रॉड को ना जो क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी, जोन से चार्ज को आपको निकालना है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज की रॉड ले लेनी है। आप इसको टच नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या कराओगे, थोड़ा पास लेके जाओगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करना कर देगा शुरू। क्या करना करेगा, अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस को। तो नेगेटिव तो यहाँ आ जाएंगे, और क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करना कर देगा शुरू, ठीक है। अब ऐसा हो गया, उसके बाद आप क्या करा दो, यहाँ पर से अर्थिंग करा दो। अर्थिंग मतलब सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे लास्ट, और इसको भी हटा दो बाद में, सिर्फ आप पे क्या बचेंगे, नेगेटिव चार्जेस हो गए सेपरेट। ये होता है एक मेथड जहाँ पे हमने टच नहीं कर पाया, उसे बोलते हैं इंडक्शन। अगला वाला कंडक्टेंस, आप क्या कर दो, इसको टच करवा दो, वो क्या हो जाएगा आपका कंडक्टेंस। या फिर कैसे करवा दो, एक बार ऐसे करके सेपरेट करवा दिया, उसके बाद इसको क्या कर दो, तो कोई दूसरे स्फेयर से कर दो, तो दूसरे स्फेयर में चले जाएगा ये, बस वहां से करवा दो, ऐसे भी करा सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब ट्रांसफर होते कैसे हैं चार्जेस, सपोज करो यहाँ पे एक क्यू चार्ज थे इस बॉडी पे, और सेम ऐसी बॉडी थी उस पर थे 0 चार्जेस, ठीक है। आप जब इसको ना कनेक्ट कराओगे ना, कनेक्ट कराओगे तो क्या करेगा, ये बॉडी और ये बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कब तक होगा चार्ज ट्रांसफर, जब तक इन दोनों में बराबर नहीं हो जाते। अगर ये सेम बॉडी है तब बराबर होंगे, सेम बॉडी नहीं है तो बराबर नहीं होंगे, वो अलग अलग वेरी करेंगे। जैसे अगर ये बॉडी जो है वो, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और इसका 2r है, तो क्या होगा, जितने इस पे होंगे ना चार्जेस, क्योंकि इसका एरिया जितना है डबल है इसका एरिया उसके, क्योंकि क्या है ये क्या है, रेडियस का इसका 4 टाइम्स है, सॉरी 2 टाइम्स है, तो क्या है डबल होगी इसके बॉडी। जितने इस पे चार्जेस होंगे उतने इस पे नहीं होंगे, इस पे क्या होंगे, ज्यादा चार्जेस होंगे। अब वो हम लोग निकाल सकते हैं कितने ज्यादा होंगे चार्जेस। तो हम लोग अभी अगर मान लेते हो दोनों पे r है तो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा q/2 और यहाँ पे भी q/2। अब अगर आपने क्या किया, ये वाला बॉडी था इस पे q/2 है, एक फिर से एक सेम रेडियस की बॉडी लागे, अब इनको चेंज करवाया, टच करवाया, तो कितना करेंगे, अब ये क्या करेंगे q/4 हाफ हाफ बांटते जाओगे। समझ में आया, क्या करोगे, हाफ हाफ बांटते जाओगे। अगर आपको फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आपको कोई सा भी आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारी वीडियोस के लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो 3 टाइप की होती है, या तो कोई चीज लीनियरली होगी, या किसी एरिया में फैली होगी, या फिर वॉल्यूम में फैली होगी। तो अगर लीनियरली फैली होती है तो लैम्डा होता है उसका, वो होता क्या, होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, q/λ, q/l। अब ये क्या होता है सिग्मा, ये क्या होता है एरिया, जो एरिया में फैला हो तो क्या होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा होता है, कितना होता है q/a, क्योंकि एरिया में फैला है। अब जो वॉल्यूम का होता है वो होता है रो इक्वल्स टू q/, अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम है तो v, बस ये आपकी क्या होगी 3 चार्ज डेंसिटी होगी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ, ये तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार फॉर्मूला सुन लो, ये तो kq1q2/r², बस इतना ही बताऊंगा बहुत है। जो इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम मतलब अगर आपने किसी मीडियम में रखा है, जैसे मैंने सपोज करो एक चीज वैक्यूम में रखी है, दूसरी चीज मैंने पानी में रख दी है, तो दोनों के फोर्सेस में कितना इफेक्ट आएगा, कितना फर्क आएगा, तो वो पता है किससे हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। वो क्या होती है, वो होती है ये
एप्सिलॉन आर, वो क्या होती है? वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को डाई इलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, के। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है? तो हम लोग इसी को पता है क्या, कैसे भी लिख सकते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ। तो जो एफ नॉट होगा ना, जो एफ होगा ना, वो पता है किसके बराबर होता है? एफ नॉट अपॉन के के बराबर। तो इसका मतलब के की वैल्यू जो होती है वो 1, जो वैक्यूम की होती है वो 1 होती है, अब बाकियों की तो बड़ी होगी। तो इसकी वैल्यू नीचे बढ़ा है, मतलब के बढ़ा है, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमेशा जो एफ नॉट की वैल्यू है उससे कम ही आएगी। समझ में आ गया? जैसे कि हम लोग वाटर का बोलते हैं 80 है, तो अगर 200 न्यूटन लग रही है फोर्स हमारी उसमें वैक्यूम में, तो कितनी फोर्स लगेगी वाटर में? वो लगेगी 200 अपॉन 80। 200 अपॉन 80 कर लो, कितना आ जाएगा? 2.5 न्यूटन, बस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन क्यू नॉट के बराबर होती है। और जहां पे आपका जो क्यू नॉट होता है वो क्या होता है? जीरो के बहुत पास होता है। तो ये वाला था फॉर्मूला, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ये आपका आ गया फॉर्मूला इसका। और अगर आपको इनमें से किसी के भी ग्राफ पढ़ने हैं ना, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ही पढ़ सकते हो। और 11th क्लास के भी ग्राफ मैंने काफी करा दिए हैं, सारे ही करा दिए 11th के, तो 12th के कुछ 2 चैप्टर के करा दिए इनिशियली, बाकी ये चैप्टर में जल्दी लाऊंगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैं आपको प्रीफर करूंगा आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेंगी, लंबी खिंच जाएगी ये वीडियो, तो इससे अच्छा आप वाली वीडियो देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब ये क्या है? अगर मैं एक्सियल लाइन की करता हूँ बात, इस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या होती है? वो होती है के 2 kp अपॉन आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब। अब जो इक्वेटोरियल में आती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना चाहो एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल का, तो क्या होता है? वो होता है हमारा 2:1। ये देखो जस्ट ट्वाइस है इसके, बस। तो ये हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का जो एंगल होता है ना इनके बीच का, वो पता है कितना होता है? वो होता है 0 डिग्री। अगर मैं थीटा बोलता हूँ उसको, वो 0 डिग्री होता है, और इसमें होता है 180 डिग्री। ये कैसे होता है वो बता रखा है मैंने। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वेरियस मटेरियल। अलग अलग मटेरियल होते हैं ना, उन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। जैसे इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे, तो अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? वो होता है लैम्डा 2 के अपॉन आर। अब मैं अगर बात करता हूं इन्फिनाइटली लॉन्ग किसकी, शीट की करता हूं बात, तो उसका क्या होता है? ई उसका होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या होगी? थिन की होगी। अगर मैं थिक की करता हूं बात, ये होगी थिन की। थिक की अगर बात करते हैं, थिक की आ जाएगी, बस इसके दुगना हो जाता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज की होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी स्फेरिकल शेल की। अब स्फेरिकल शेल में जो 3 आती है, स्फेरिकल शेल की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे करके होता है ना, तो 3, एक तो यहाँ बनता है एक रीजन, एक इसके अंदर होता है, ये अगर मैं आर मानता हूँ, कैपिटल आर मानता हूँ, एक इसके अंदर बन गया रीजन, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। तो मैं जनरली बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन आर ये कैपिटल वाला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हमने जनरली कैपिटल वाला बड़ा ले रखा है। अगर मैं अंदर की करता हूँ बात, अंदर तो 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्या है? चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारे सरफेस पे है, तो ये होगा ही नहीं। समझ में आया? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, तो अंदर 0। फर्स्ट रीजन में 0, सेकंड रीजन में कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। थर्ड रीजन में ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या क्या एनर्जी होती है और उस पर कैसे टॉर्क लगता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, जिसकी 2 चार्जेस, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट साइन होता है। 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट साइन होता है, बस उसी को क्या बोलते हैं? हम डायपोल बोलते हैं। अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A।
समझ में आ गया, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब इसका डायपोल मोमेंट निकल गया। अब इसकी डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन कैसे आती है? डायरेक्शन हमेशा इसकी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इधर को होती है हमेशा इसकी डायरेक्शन। क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को हमेशा होती है इसकी डायरेक्शन। अब ये जो दो बताए ना मैंने, ये इसी के थे। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं। अब देखो, जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें ही क्या बोलता है? बोलता है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और उस पर चार्ज कितना है? ऐसे करके आपका स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। इसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना कहाँ पे है? हमको निकालना है 15 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट होगा उस पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। हमको कौन सा लेंगे? के तो पता ही है हमको 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये 3.2 था, ये 10⁻7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेंगे? आर स्क्वायर की जगह पे 10 नहीं लेंगे, हम लोगों को कितने पॉइंट पे निकालना है? 15 पे। तो आप क्या लेंगे? 15। बस ये देखो कैसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। ये कट जाएगा ऑलमोस्ट, वो मान लेते हैं नियरली 0.6 आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻, इसको एक कम कर लो क्योंकि मैंने एक पॉइंट आगे कर दिया, 8, यहाँ पे 7, देखो 5 आ गया। तो ये कौन सा है सबसे पास? 10⁵ ए वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा। मतलब ऐसे करके दो लीनियर चार्ज वो रख रखे, इसका प्लस लैम्डा हो गया, इसका माइनस लैम्डा हो गया। इनको प्लेस किया कितना? 2r डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, 2r डिस्टेंस किया है। तो इसमें बोला मिड, मतलब यहाँ पर जहाँ पर क्या होगा? r होगा। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक चार्ज पे। तो हम लोग हमेशा कौन सा चार्ज लेते हैं? टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, +1। तो अगर हम बात करूं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको इधर को धक्का देगा ई से, ठीक है। अब ये क्या है? नेगेटिव है, ये भी, ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसको इधर को खींचेगा। तो यहाँ पे E2, अगर यहाँ पे 1 मानता हूँ, यहाँ पे 2 मानता हूँ। अब देखो ये भी r डिस्टेंस पे है, तो E1 कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा लैम्डा। अभी लिखा था ना मैंने आपको, कितना होता है? लैम्डा 2 लैम्डा k अपॉन आर स्क्वायर। r यहाँ पे क्या थी? r क्या था? जल्दी बताओ, r क्या था यहाँ पे? रेडियस था इतना, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है। E2 कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे भी इतना भी आ रहा है। अब ये क्या है? दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बस, E1 प्लस E2। तो कितना हो जाएगा? 4k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन देखो, k को क्या लिख दिया इन्होंने? 1/ε0 लिख दिया है, 4πε0। तो इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये किससे मैच करता है? ये वाला आपका करता है सी वाला ऑप्शन से मैच, आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ना गॉस लॉ से रिलेटेड, तो मैं आपको अगली बार बताऊंगा वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद है नेक्स्ट वाला। ये क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है? फॉल करता है रेस्ट से वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना हमेशा। ये हो गया। ये आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है। अब यहां पर ये बोलता है, यहां पर ये क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। मतलब अब उल्टी कर दी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके ला दिया। पॉजिटिव नेगेटिव साइन वो देख लेना आप, ऐसे करके ला दिया। बोल रहे फिर उसके बाद प्रोटॉन को, पहले तो इलेक्ट्रॉन को किया, यहां पर से पहले क्या किया? इलेक्ट्रॉन को किया, और यहां पर से क्या किया? प्रोटॉन को किया, मतलब प्लस वाले को। फिर क्या कह रहा है? ये भी डिस्टेंस h हुआ, मतलब ये पता है कैसा है? इलेक्ट्रॉन है, ये इधर को गिरेगा, तो कितने? सपोज करो h डिस्टेंस पे गिरा। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या होगा? इस बार पॉजिटिव होगा, यहाँ पर फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से ऐसे करके जब गिरेगा तो ये h डिस्टेंस पे गिरेगा, h तो गिरेगा। तो ये बोलता है कि ज्यादा टाइम किसको लगेगा? इसको लगेगा कि इसको लगेगा? अब ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा। तो क्या निकाल रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। हमने नहीं पढ़ा है क्या होता है फोर्स, ऐसे करके पढ़ा है ना, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। इसको इधर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? E इंटू Q, ऐसा आ जाएगा। अब आप मेरे को सिंपली बताओ, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। हम लोगों को देखो पूरा कंपैरिजन हम मास ही से करना है, बाकी तो चार्ज तो सेम होता है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला रखा।
समझ में आ गया ना। अब यहां से करेंगे हम कंपेयर, ई क्यू इक्वल्स टू एम ए क्या होगा, ए होगा हमारा इतना, ऐसे करके होगा, ए तो हमारा यही हो जाएगा। अब इतना आ गया, अब मेरा ए के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मेरे को ए में निकालना है, नहीं मेरे को किस में निकालना है, एच में, क्योंकि ये देखो ये भी एच जा रहा है, ये भी एच जा रहा है। अगर इसमें निकाल लिया मैंने एच में, तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। एच क्या है मेरी, एक डिस्टेंस ही तो है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं एच अपॉन टी भी तो लिख सकता हूँ इसको, डिस्टेंस ये भी तो है। यहां पे रख दूं, कितना आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, एच अपॉन टी स्क्वायर। यहां पे रख दूं एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू ई क्यू अपॉन एम। एच कितना आ गया, ई क्यू अपॉन एम टी स्क्वायर। ये आ गया मेरा रिलेशन। यहां पर क्या हो रहा है, मेरा एच में आ रहा है। अब मैंने एच में निकाल लिया है। अब आप मेरे को बताओ क्या पूछ रखा है इसमें, इसमें हमसे बोल रखा है कि आप क्या निकालो, आप निकालो टाइम। क्या निकालो, टाइम निकालो। अब यहां पर से मैं टाइम का कर सकता हूं, टाइम का कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू अंडर रूट टी एम अपॉन ई क्यू। इतना आज टी नहीं सॉरी ये हो जाएगा एच एच। अब आप मेरे को खुद बताओ यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मैं बाकी सब चीज कांस्टेंट ले लेता हूं, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एम के, मतलब अंडर रूट एम के, मतलब इसका मतलब जिसका मास जितना ज्यादा उसका टाइम उतना ज्यादा। अब देखो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जिसका मास ज्यादा है, जैसे प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसको क्या लगना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए, ऐसे ही बोला था आपने। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, रिलेशन हमारा टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है। इसका मतलब जिसका मास जितना कम उसका टाइम भी उतना कम, जिसका मास जितना ज्यादा उसका टाइम भी उतना ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि टाइम के साथ मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक भी बताओ जो आपको नहीं आता था, तो ये वाला चैप्टर क्या थोड़ा घुमा के देगा, क्या करेगा, थोड़ा घुमा के देगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले सबको आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के देगा। अब बाकी ये क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर ट्राई करना, और जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।